तो फिल्म की शुरुआत होती है शॉशैंक रिडेम्पशन नाम के एक जेल से, जहां से कोई भाग नहीं पाया था क्योंकि यहाँ से भागने वाले हर कैदी की सजा मौत होती थी। सीन कट होकर हमें कोर्ट में एंडी नाम के एक बैंकर को दिखाया जाता है, जिसे उसके वाइफ और वाइफ के दोस्त के मर्डर के इल्जाम में उम्र कैद की सजा सुना दी गई थी। हालांकि एंडी बेगुनाह था, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं था। सजा काटने के लिए उसे शॉशैंक रिडेम्पशन जेल में ही भेजा जाता है, जहां पर उसके साथ बहुत से और कैदी भी आते हैं और पुराने कैदी इन्हें देखकर शर्त लगाते हैं कि आज इस जेल में सबसे पहले कौन रोएगा। रेड नाम के एक कैदी ने शर्त लगाई थी कि एंडी ही सबसे पहले रोएगा, क्योंकि वो अमीर और मासूम लग रहा था। रात में सभी कैदी अपने सेल के अंदर चले जाते हैं और पुराने कैदी जोर जोर से शोर मचाकर उन्हें डराने की कोशिश करते हैं। काफी सारे कैदी रोने लग जाते हैं, पर एंडी नहीं रोता और ये देखकर रेड हैरान हो जाता है। उसका अंदाजा गलत था कि एंडी मासूम था, बल्कि एंडी तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग आदमी था। सुबह नाश्ते के वक्त एंडी यहाँ के सबसे पुराने कैदी से इस जेल के रूल्स और कैदियों के बारे में पूछता है, तो वो सब बताते हुए एक काम की बात ये भी बताता है कि रेड इस जेल का इकलौता ऐसा इंसान है जो बाहर से तुम्हें कुछ भी मंगवा कर दे सकता है। इसलिए कुछ देर बाद वो रेड के पास जाता है और रेड उसके कुछ भी कहने से पहले उसे ये बता देता है कि मैं ऐसा कुछ भी मंगवा कर नहीं देता जो जेल से भागने में काम आए या किसी को मारने में। एंडी एक हथौड़ी मंगवाना चाहता था। वो कहता है, फिक्र मत करो, मैं किसी का सर नहीं फाड़ूंगा क्योंकि मेरा यहाँ पर कोई दुश्मन ही नहीं है। पर रेड उसे अलर्ट करते हुए कहता है, बहुत ही जल्दी दुश्मन भी बन जाएंगे, क्योंकि उसे पता था कि एंडी के यहाँ आते ही कुछ पुराने कैदी उस पर नजर रखे हुए थे, जो सच में कुछ देर बाद एंडी को मारते हुए एक सुनसान जगह पर ले जाते हैं और उसे अब्यूज करते हैं। दूसरी तरफ रेड ने उसके लिए हथौड़ा भी मंगवा दिया था, लेकिन ये इतना छोटा सा था कि रेड भी उसे देखकर हंसने लगा और उसने सोचा कि एंडी अगर इससे सुरंग खोदने का भी सोच रहा है तो इस इतनी छोटी सी हथौड़ी से सुरंग को पूरा तोड़ने में भी तकरीबन 600 साल ही लग जाएंगे। खैर, उसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वो ब्रुक्स सेनी उसी ओल्ड आदमी के जरिए एंडी के पास वो हथौड़ी भिजवा देता है। एंडी को उस हथौड़े की क्या जरूरत थी ये नहीं दिखाया जाता। वक्त गुजरता रहता है, वो बुरे लोग एंडी को बार बार अपना शिकार बनाते रहते हैं, पर एंडी ना तो किसी को कुछ बताता है और ना ही किसी से कभी बदतमीजी करता है। ऐसे ही 2 साल बाद एक दिन ऐलान होता है कि कुछ कैदियों को छत की मुरम्मत करनी है, जिसके लिए एंडी को भी चुना जाता है। एंडी और उसके सभी साथी जब काम कर रहे होते हैं, तब एंडी हैंगले नाम की एक ऑफिसर की बातें सुनता है। वो दूसरे ऑफिसर को बता रहा था कि मेरा भाई मर चुका है और उसके पास बहुत सारे पैसे हैं, जो अब हैं तो मेरे ही, पर अगर मैं उसे बैंक से निकलवाता हूँ या अपने अकाउंट में ट्रांसफर करता हूँ तो मुझे $30,000 का टैक्स देना पड़ेगा। एंडी उनकी ये बातें गौर से सुन रहा होता है और फिर ऑफिसर के पास जाकर उनसे पूछता है, क्या आप अपनी वाइफ पर ट्रस्ट करते हैं? ये सवाल ऐसा था कि ऑफिसर को कुछ समझ नहीं आया और वो गुस्से से एंडी को मारने लगा। वो तो एंडी को छत से गिराने भी लगा था, पर फौरन ही एंडी ने बोल दिया कि अगर आप अपनी वाइफ पर ट्रस्ट करते हैं तो वो पैसे आप अपनी वाइफ के अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। अमेरिकन लॉ के मुताबिक जो पैसे आप अपनी वाइफ को गिफ्ट करेंगे उस पर आपको टैक्स नहीं लगेगा। इसके लिए थोड़ी बहुत जो डॉक्यूमेंटेशन है वो मैं आपको करवा कर दे सकता हूँ, लेकिन अगर आप बाहर के किसी लॉयर से काम करवाएंगे तो वो आपसे हजारों डॉलर्स चार्ज कर लेंगे। लेकिन क्योंकि मैं बैंकर हूँ, मुझे सब पता है। हैरान होकर हैंगली पूछता है कि तुम्हें इसके बदले फिर क्या चाहिए? एंडी कहता है, कुछ भी नहीं। वो तो यहाँ से बाहर जाने की मांग भी नहीं करता, वो बस कहता है कि इसके बदले आप मेरे दोस्तों को बियर पिला दीजिएगा, क्योंकि जेल में कैदियों को बियर पीने की इजाजत नहीं थी। अगले दिन दिखाया जाता है कि एंडी के सभी दोस्त बैठकर बियर पी रहे थे और एंडी से बहुत ज्यादा खुश भी थे, यानी एंडी ने हैंगली का काम अच्छे से कर दिया था। वक्त ऐसे ही गुजरता है और इस दौरान एंडी और रेड की दोस्ती काफी ज्यादा गहरी हो जाती है। एक दिन जब ये लोग जेल में फिल्म देख रहे होते हैं, तब एंडी रेड से कहता है कि मुझे इस एक्ट्रेस का एक बहुत बड़ा पोस्टर चाहिए। फिल्म देखने के बाद जब एंडी अपनी रूम की तरफ जा रहा होता है तो दोबारा वो तीनों लोग एंडी को पकड़ लेते हैं, पर अब एंडी में काफी हिम्मत आ चुकी थी। वो इनको अपने साथ कुछ गलत नहीं करने देता और इस चीज से इन तीनों को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो एंडी को इतना ज्यादा मारते हैं कि एंडी अगले 1 महीने के लिए हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है। जिसने एंडी को मारा था उसको भी 1 हफ्ते के लिए काल कोठरी में बंद किया गया था, पर जब ये बात ऑफिसर हैंगली को पता चली तो उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आया उस आदमी पर, क्योंकि एंडी ने उनका बहुत ज्यादा फायदा किया था, इसलिए एंडी उन्हें पसंद था। एंडी का बदला लेने के लिए वो उस आदमी को इतना ज्यादा मारते हैं, इतना मारते हैं कि वो पैरालाइज हो जाता है। 1 महीने बाद एंडी भी जब अपने सेल में वापस आता है तो उसे रेड वेलकम गिफ्ट के तौर पर उसी एक्ट्रेस का पोस्टर देता है जिससे उसने मांगा था। अभी वो ये सब कुछ सेट ही कर रहा था कि यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन के लिए वार्डन आ जाता है। वार्डन एंडी के पूरे सेल की तलाशी लेता है, पर उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। इस टाइम एंडी ने बस अपने हाथ में बाइबल पकड़ी हुई थी, जिस बाइबल को भी पहले वार्डन बाहर ले जाते हैं और फिर वापस आकर एंडी को वापस कर देते हैं। एंडी की रूम की तलाशी लेना सिर्फ एक बहाना था। असल में वार्डन खुद एंडी से मिलना चाहते थे, क्योंकि उन्हें पता चला था कि उसने किस तरह से हैंगली के पैसे बचाए हैं और वो अब अपने भी कुछ काम एंडी से करवाना चाहते थे।
वार्डन एंडी को लाइब्रेरियन इंचार्ज भी बना देता है और इस दौरान बहुत से ऑफिसर्स आकर अपने मुश्किल काम एंडी से हल करवाते हैं। एंडी पूरे जेल में मशहूर होने लगता है। उसके पास जेल में भी बहुत ज्यादा काम आने लग जाता है कि उसे एक असिस्टेंट की जरूरत पड़ जाती है और वो यहाँ पर रेड को अपना असिस्टेंट रखता है। दिन ऐसे ही गुजरते हैं और सबसे बूढ़ा कैदी ब्रुक्स, जो कि एंडी और रेड का अच्छा दोस्त भी था, उसके कैद से छूटने के दिन आ जाते हैं। वो बहुत ज्यादा उदास था क्योंकि इस कैद में रहते हुए उसे 50 साल गुजर गए थे और वो अब बाहर नहीं जाना चाहता था। इसीलिए वो एक कैदी के गले पर चाकू रख देता है ताकि ये लोग एक आदमी को मारने के इल्जाम में दोबारा उसे जेल में ही रखते, पर फिर भी उसे जेल से बाहर निकाल दिया जाता है। उसकी ये सजा भी माफ कर दी जाती है। ना चाहते हुए भी ब्रुक्स को जेल के बाहर आजादी की जिंदगी गुजारनी पड़ती है, लेकिन इतने साल बाद ये आजादी उसे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। उसे डर लगता था। बाहर की दुनिया उसकी सोच से ज्यादा तेज हो गई थी और इस तेजी वाली दुनिया में वो इतना घबरा जाता है कि एक दिन सुसाइड कर लेता है। पर सुसाइड करने से पहले उसने एंडी और रेड के लिए लेटर भी लिखे थे, जिन्हें रिसीव कर ये दोनों बहुत ज्यादा दुखी होते हैं। दूसरी तरफ जेल में हमें दिखाया जाता है कि वार्डन ने एक नया फैसला लिया था। वो जेल के कैदियों को बाहर ले जाकर काम करवाना चाहता था, इसलिए उसने बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट भी ले लिए थे कैदियों को, क्योंकि उसे मजदूरी नहीं देनी पड़ती थी। इसलिए वो हर कॉन्ट्रैक्ट से बहुत सारे पैसे कमा लेता है और बचा भी लेता है। पर सब जानते थे कि ये वाले उसके पैसे ब्लैक मनी थी जो उसने कैदियों से काम करवा कर कमाए थे। पर वो जानता था कि ब्लैक मनी को अवॉइड करने के लिए जेल में उसके पास एंडी है। वार्डन की इस हरकत की वजह से शहर में जो नॉर्मल मजदूर थे वो भूखे मरने लगे थे, क्योंकि वार्डन बहुत सस्ते में सबके कॉन्ट्रैक्ट्स लेने लगा था और लोकल लेबर को अब काम नहीं मिल रहा था। इधर एंडी वार्डन के सारे पैसे एक ऐसे आदमी के नाम पर जमा करने लग जाता है जो मर चुका था। ऐसे वार्डन के अकाउंट में कोई भी ब्लैक मनी शो नहीं होती और लीगली वार्डन पर कोई केस भी नहीं बनता। कुछ दिन गुजरते हैं और हम देखते हैं कि इस जेल में जब कुछ नए कैदी आते हैं तो उसमें एक टॉमी नाम का कैदी भी आता है। जल्द ही उससे सबकी दोस्ती हो जाती है और उसे यहाँ पर सबसे अच्छा इंसान एंडी ही लगता है। उसे जब ये बात मालूम होती है कि एंडी एक झूठे इल्जाम में यहाँ पर आया है तो उसे बहुत ज्यादा दुख होता है और एंडी की हिस्ट्री जानते हुए मूवी में एक शॉकिंग ट्विस्ट आता है। एंडी को टॉमी के जरिए अपनी बेगुनाही का सबूत मिल जाता है। असल में टॉमी एक चोर था और उसके दोस्त भी चोर हुआ करते थे। एक दिन उसका दोस्त जब एक घर में चोरी करने के लिए गया तो उस घर का मालिक उठ गया और टॉमी का दोस्त बहुत ज्यादा डर गया। पुलिस में पकड़े जाने के डर से उसने उस आदमी को भी मार दिया, साथ ही साथ उसकी वाइफ को भी मार दिया। पर अगले दिन उसे पता चला कि वो दोनों मैरिड कपल नहीं थे बल्कि दोस्त थे और इन दोनों के मर्डर का इल्जाम पे लगा दिया गया था एक बहुत बड़े बैंकर पर। ये बातें सुनाते हुए टॉमी खुद भी बहुत ज्यादा दुखी हो रहा था। वो कहता है कि ये सारी बात मुझे पता थी, बस मैंने अपने दोस्त को बचाने के लिए गवाही नहीं दी और मुझे तो एंडी के इस केस के बारे में भी काफी बाद में पता चला था, जब केस की सुनवाई भी हो गई थी और एंडी को सजा भी हो गई थी। तब कहीं जाकर मैंने न्यूज में वो खबर पढ़ी थी। ये सारी बातें सुनकर एंडी के होश उड़ने वाले हो जाते हैं। उसकी बेगुनाही का सबूत अब आ गया था, वो अब जेल से बाहर जा सकता था। फौरन वो वार्डन के पास जाता है और उन्हें सारी कहानी सुनाता है। पर वार्डन बहुत चालाक था, वो एंडी की इस कहानी को झूठा बता देता है क्योंकि वो जानता था कि अगर एंडी बाहर चला गया तो उसके राज खुल जाएंगे जो सब एंडी के पास हैं। एंडी उससे वादा भी करता है कि मैं बाहर जाकर भी आपका राज ही रखूंगा और बाहर भी अपनी मदद करता रहूंगा। पर वार्डन उसकी एक नहीं सुनता, उल्टा उसे काल कोठरी में कैद करवा देता है और फिर जाकर टॉमी से मिलता है और टॉमी से पूछता है क्या एंडी जो कुछ कह रहा है वो सच है। टॉमी जवाब में कहता है बिल्कुल सच है। वार्डन ने पूछा क्या फिर तुम अदालत में जाकर उसके लिए गवाही दे सकते हो। टॉमी जैसे ही हाँ में सर हिलाता है तो चुपके से वार्डन ऊपर खड़े हुए एक गार्ड को इशारा कर देता है जो टॉमी को गोलियों से छलनी कर देता है। यहाँ काल कोठरी के अंदर एंडी को ये खबर मिलती है कि टॉमी भागते हुए मारा गया है, पर एंडी जानता था कि जरूर उसे वार्डन नहीं मरवाया है। इसका गुस्सा वो वार्डन के ऊपर उतार देता है जब वार्डन उसे मिलने के लिए आता है और इस सब के चक्कर में वार्डन एक और मर्तबा उसे 1 महीने के लिए काल कोठरी में और बंद रहने का ऑर्डर दे देता है। अब सारे कैदियों में भी ये खबर फैल चुकी थी कि एंडी बेकसूर सजा काट रहा है और सभी को एंडी के लिए बहुत बुरा लगता है। खैर 2 महीने कट जाते हैं किसी तरह और एंडी काल कोठरी से बाहर आ जाता है और सबसे पहले रेड से मिलता है। वो रेड से सवाल करता है कि क्या तुम कभी इस जेल से बाहर निकल पाओगे। रेड कहता है हाँ, लेकिन तब जब मैं बहुत ज्यादा बूढ़ा हो चुका हूँ। अब एंडी खुद बोलना शुरू करता है और कहता है कि मैं यहाँ से निकलकर मेक्सिको जाऊंगा। वहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत सी जगह है जहाँ जाकर हमेशा मुझे ऐसा लगता है कि वो जन्नत का एक टुकड़ा है। वापस आने का मेरा दिल नहीं करता। वहाँ पर मैं एक रिसोर्ट बनाऊंगा और एक पुरानी सी यॉट लेकर उसे ठीक करूंगा जुगाड़ू तरीके से, जैसे तुम जुगाड़ करके इस जेल के अंदर चीजें मंगवाते हो। ये दोनों हंसने लग जाते हैं और हंसते हंसते रेड सीरियस होकर उससे कहता है तुम गलत उम्मीदें लगा रहे हो, उम्मीदें इंसान को पागल कर देती हैं। एंडी उसकी इस बात को भी इग्नोर करता है और उससे कहता है वादा करो मुझसे जब तुम इस जेल से बाहर निकलोगे तो मेरा एक काम करोगे,
एंडी रेड को एक एड्रेस बताते हुए कहता है कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा दरख्त है। दरख्त के साइड पर स्किन पत्थरों से एक दीवार बनी हुई है, लेकिन उन्हीं पत्थरों में एक काला पत्थर भी है। तुम उसे उठाना और उसके नीचे एक डब्बा होगा, और जब भी तुम रिहा हो जाओगे तुम जाकर उस बॉक्स को जरूर देखना। रेड उससे जाते जाते सवाल करता है कि उस जगह में आखिर इतना खास है क्या। तो वो बताता है कि वहाँ पर मैंने अपनी वाइफ को प्रपोज किया था। रेड से बात करने के बाद वो वार्डन के पास जाता है और वार्डन के सारी ब्लैक मनी को वाइट करके वो उसे डॉक्यूमेंट्स बनाकर देता है और फिर खुद ही उन डॉक्यूमेंट्स को तिजोरी में रखता है। जिसके बाद वार्डन जाते जाते उसे अपने कपड़े और जूते दे देता है और कहता है कि कपड़ों को प्रेस कर दो और जूतों को चमका दो। हालांकि ये काम एंडी के नहीं थे, पर एंडी कुछ भी नहीं बोलता और खुद ये काम करने लगता है। इन सब कामों के बाद एंडी अपनी सेल में वापस आ जाता है और इस दौरान हमें रेड को दिखाया जाता है जो एंडी के लिए बहुत ज्यादा परेशान था। एंडी ने आज उससे जिस तरह की बातें की थी उनसे लग रहा था कि एंडी अपने आप को मार देगा, और ऊपर से वार्डन का भी बिहेवियर उसके साथ बहुत ही ज्यादा खराब था। मुश्किल से इन सबकी रात गुजरती है और सुबह होते ही इन सबके सेल के दरवाजे खुल जाते हैं। सारे कैदी बाहर आ जाते हैं सिवाय एंडी के, और यहाँ रेड और भी ज्यादा घबरा जाता है। रात से ही उसे लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ जरूर होगी। इस जेल की हिस्ट्री में भी ऐसा पहली मर्तबा हो रहा था कि कोई कैदी सुबह को अपने सेल से बाहर नहीं निकला था। गार्ड्स जाकर एंडी का सेल चेक करते हैं और घबराते हुए वापस आ जाते हैं। दूसरी तरफ हमें वार्डन को दिखाया जाता है जो तैयार होने के बाद जैसे ही अपने जूते पहनने लगता है तो उसके जूतों के डब्बे में एंडी के पुराने जूते होते हैं, और ये देखते ही वार्डन पागल हुआ इन लोगों के सेल की तरफ बढ़ने लगता है। पूरे जेल में अलार्म्स बजा दिए जाते हैं और ये अलार्म पहली मर्तबा यहाँ का कोई भी कैदी सुन रहा था। ये अलार्म किसी कैदी के भाग जाने का अलार्म था। वार्डन भी एंडी के सेल में जाता है तो देखता है कि वहाँ एंडी नहीं है। वो फौरन से रेड को बुलाता है क्योंकि रेड एंडी का बहुत अच्छा दोस्त था। उससे पूछता है बताओ एंडी कहाँ है। रेड के पास भी कोई जवाब नहीं था। तो वार्डन गुस्सा हो गया कि वो एक इंसान था, हवा थोड़ी जो उड़ के चला गया, उसे आसमान खा गया है, ये जमीन निकल गई है। उस समय वार्डन यहाँ पर पड़े हुए कुछ पत्थरों को उठाकर गार्ड और रेड को मारने लग जाता है और कुछ पत्थर वो दीवार पर भी मारता है और पत्थर दीवार पर लगकर नीचे गिरने के बजाय एक पोस्टर को फाड़ देता है। ये लोग पोस्टर हटाकर देखते हैं तो वहाँ पर एक पूरी टनल बनी हुई थी। ये देखकर रेड हैरान परेशान हो गया था। वो जानता था कि ये काम उसने उसी छोटी सी हथौड़ी से किया होगा। एंडी हमेशा से उसकी सोच से बहुत डिफरेंट निकलता था। खैर अब हमें एंडी के साइड की स्टोरी दिखाई जाती है कि किस तरह एंडी इस जेल से बाहर निकला था। एंडी उस छोटी सी हथौड़ी से हमेशा उस दीवार को खोदता रहता था। उसने ये काम बहुत ही सफाई और बारीकी से किया था। हर रोज वो वहाँ से निकलने वाली मिट्टी को वहीं पर नहीं छोड़ता था, बल्कि अपनी पॉकेट्स में डालकर बाहर बिखेर देता था। आहिस्ता आहिस्ता उसकी मेहनत रंग लाई और उसने पूरी सुरंग बना ली। वार्डन अभी भी एंडी को ढूंढना चाहता था। वो हर जगह बाहर तलाशी करवाता है, पर एंडी तो उन्हें कहीं नहीं मिलता। बस कुछ चीजें मिल जाती हैं, एंडी की वो छोटी सी हथौड़ी जिससे उसने एक सुरंग खोदी थी और उसके पुराने कपड़े। एंडी ने अपने आखिरी दिन में बहुत ही चालाकी से काम लिया था। वार्डन के जितने भी इलीगल सबूत थे उसने वो अपने पास छुपा लिए थे, और आखिरी दिन जाने से पहले उसने वार्डन के कैबिन में अपनी बाइबल रखती थी, जिसे बज़ाहिर वार्डन ने डॉक्यूमेंट से समझा था। और ये सारे काम करने के बाद जब वार्डन ने एंडी को कपड़े प्रेस करने के लिए दिए थे तो उनमें से एक सूट एंडी ने खुद पहन लिया था और उसके ऊपर फिर अपने पुराने कपड़े पहन लिए थे, और वो नए जूते जो वार्डन के थे वो भी एंडी ने पहन लिए थे। इसीलिए एंडी अपने पुराने जूतों को डब्बे में रख गया था। रात में उसने अपने सेल में जाने के बाद सबके सोने का इंतजार किया। जैसे ही लाइट्स ऑफ हो गई उसने छोटी सी टॉर्च जलाते हुए उस सुरंग से बाहर निकलना शुरू किया। इस सुरंग के जरिए वो सिर्फ अपने सेल से बाहर निकला था, पर अभी भी जेल से निकलना बाकी था। बाहर जाकर उसने एक सीवरेज होल को खोला और 2 किलोमीटर के इस बड़े सीवरेज होल के जरिए वो आखिर इस जेल से बाहर निकलकर भाग गया। फाइनली अब हमें आजाद हुए एंडी को दिखाया जाता है जो सुबह होते ही उस बैंक में जाता है जहाँ पर वार्डन का ब्लैक मनी का अकाउंट था। सारे डॉक्यूमेंट्स क्योंकि एंडी के पास थे और सब तरीके भी एंडी को पता थे, तो एंडी बड़ी ही चालाकी से वार्डन के सारे पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लेता है, जिसका किसी को शक भी नहीं होता। ये सारी प्लानिंग असल में एंडी ने जेल के पहले दिन से ही शुरू कर दी थी। वार्डन का जो अकाउंट भी उसने खोला था वो अपने डैड के नाम पर खोला था, ताकि जब वो पैसे अपने पास ट्रांसफर करे तो किसी को शक भी ना हो। फाइनली मूवी के एंड पर ना सिर्फ एंडी आजाद हुआ था बल्कि वो माला माल भी हो गया था, और ये अमाउंट भी कोई छोटी नहीं थी। $3,70,000 थे ये। एंडी अब अपने जेल से निकलने को भी अपना जुर्म बनाने के बजाय अपनी हिम्मत बनाता है, अपनी सारी ही स्टोरी लिखकर मीडिया में पब्लिश करवा देता है। वार्डन के टॉमी को मारने के सबूत, वार्डन के काले कामों के सबूत सभी वो जेल से चुरा कर लाया था, जिसे उसने अदालत और मीडिया हाउस में दे दिया था। खुद बेकसूर होने की वजह से उसकी अगली सजा भी माफ कर दी गई थी, और जो जेल से भागने का उसने जुर्म किया था वो उसका इसलिए माफ कर दिया गया था क्योंकि उसने वार्डन को पकड़वाने में मदद की थी। जैसे ही इन चीजों की खबर वार्डन को होती है तो वार्डन घबरा कर अपनी तिजोरी खोलता है और वहाँ पर उसे बाइबल मिलती है। ये वही बाइबल थी जिसे काफी सालों पहले वो एक बार एंडी के रूम से उठाकर भी लाया था। तब उसे ये बाइबल थोड़ी भारी लगी थी। वो खोलकर आज उस बाइबल को देखता है तो उसमें
हथौड़ी की शेप में सफेद फटे हुए थे। यानी एंडी ने हमेशा से हथौड़ी यहाँ पर छुपा कर रखी और किसी को उस पर शक भी नहीं हुआ। बाइबल के पहले पेज पर वो वार्डन के लिए मैसेज लिख कर गया था। यहाँ इस तरह वार्डन को जेल हो जाती है और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि रेड के अच्छे बिहेवियर की वजह से उसकी भी बाकी सजा माफ कर दी जाती है। वो भी फिर आकर उसी रूम के अंदर रहता है जहाँ पर उनका बूढ़ा दोस्त ब्रुक्स रहा करता था। लेकिन इतने साल बाद ये दुनिया उसे बहुत ही अजीब लग रही थी। सालों बाद जेल से वापस आकर वो भी डिप्रेशन का शिकार हो जाता है और अपने आप को मारने का प्लान करता है। पर तभी उसे एंडी से किया हुआ वो वादा याद आ जाता है जिसमें उसे एक बॉक्स को ढूंढना था। अपना वादा पूरा करने के लिए वो निकल जाता है और उसे एंडी की बताई जगह पर एक बॉक्स मिलता है जिसके अंदर एंडी का एक खत और कुछ पैसे थे। एंडी ने लिखा था, जो जगह मैंने तुम्हें बताई थी आज भी मैं तुम्हारा उसी जगह पर इंतजार कर रहा हूँ। बस ये पढ़ना था कि रेड के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ जाती है और वो फौरन से मेक्सिको के लिए निकल जाता है। एंडी की बताई जगह पर पहुंचने पर वो देखता है कि एंडी एक पुरानी यॉट को ठीक कर रहा था जुगाड़ी तरीके से, जैसा उसने बताया था। एंडी उसे देखते ही बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और ये लोग गले मिलते हैं। एंडी उसे कहता है, देखा मैंने कहा था ना कि उम्मीद इतनी भी बुरी चीज नहीं होती। ऐसे ही फाइनली इन दोनों को खुश और आजाद दिखाते हुए ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है।